का है वो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या करना? संतुलित। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। और रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित करना, मैंने बात किया। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी हम समीकरण को संतुलित करेंगे, क्योंकि ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर। अगर हम किसी भी अभिक्रिया की परिभाषा लिखते हैं तो उसका एग्जाम्पल लिखना अनिवार्य होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल सही होना चाहिए। तो सही कब होता है? जब वो संतुलित होता है। सही कब होता है? जब वो संतुलित होता है। तो पहली बात तो आती है कि रासायनिक समीकरण में हाइड्रोजन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय सर्वप्रथम, यानी पहली बात आती है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय सर्वप्रथम हाइड्रोजन, किसको? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को छोड़कर, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को छोड़कर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दो। सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी तत्वों को संतुलित करना पड़ता है। बाकी तत्वों को क्या करता है? संतुलित। किसको छोड़कर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ देंगे। उसके बाद में जो तत्व बचेंगे उनको क्या करेंगे? हम बैलेंस में लेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात, छोड़ दिया। अब इन बाकी तत्वों में जिन तत्वों की संख्या अधिक हो, बाकी तत्वों में जिन तत्वों की संख्या क्या हो? अधिक हो। जिन तत्वों की संख्या वो अधिक हो उसको सबसे पहले संतुलित किया जाता है। ये दो बातें हैं। पहली बात, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दो, बाकी जो तत्व बचते उनको बैलेंस में लो। और दूसरा पॉइंट बनता है कि जिन तत्वों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दिया और बाकी जो तत्व बच रहे, उन तत्वों के अंदर जो तत्व की संख्या ज़्यादा है उसको सबसे पहले संतुलित किया जाता है। तीसरी बात आती है तत्वों की संख्याओं को गठा और बढ़ा सकते हैं। तत्वों की जो संख्या होती है उनको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। कम और ज़्यादा करके हम समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। यानी जो संख्या होती है तत्वों की, जैसे संख्या होती है हाइड्रोजन की 5 संख्या है, ऑक्सीजन की 6 संख्या है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं कि बैलेंस में लेने के लिए हम इनको कम भी कर सकते हैं और इनको ज़्यादा भी कर सकते हैं। कम और ज़्यादा करके हम उनको संतुलित कर सकते हैं। तीसरी बात आती है, अगर हमारे पास में समीकरण में गैस होती है, समीकरण में गैस होती है, गैस अगर उत्पन्न होती है, क्या? गैस अगर उत्पन्न होती है, समीकरण में गैस उत्पन्न होती है या इसका मतलब होता है उत्सर्जन या ऊष्माक्षेपी। उत्सर्जन, ऊष्माक्षेपी, उत्पन्न, एक ही बात होती है। उत्पन्न होती है तो वहां तीर का निशान इस तरीके से लगाया जाता है। जैसे मान लो C+O2 = CO, ये गैस उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब तीर का निशान ऊपर है, यानी उत्सर्जन हो रहा है। ऊष्माक्षेपी पोजीशन है यहाँ पर। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी उत्पाद के साथ क्या बनती है? गैस निकलती है। उत्पाद के साथ क्या बनती है? गैस। उत्पाद के साथ गैस निकलती है तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और अगर गैस क्या होती है? नष्ट होती है, या गैस नहीं निकलती है, नष्ट होती है, गैस नष्ट होती है। अगर गैस क्या होती है? नष्ट। गैस नष्ट होती है तो तीर का निशान नीचे की तरफ लगाया जाता है। इसको कहा जाता है अऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी, एक ऊष्माक्षेपी होती है और एक ऊष्मा शोषी होती है। वैसे अभिक्रिया आएगी आगे, मैं समझा दूंगा आपको किसको क्या कहते हैं। ऊष्मा उत्पन्न होती है, उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी है। उत्पाद के साथ ऊष्मा नष्ट होती है, ऊष्मा शोषी है। तो यानी एक चिन्ह ये होता है, एक चिन्ह ये होता है। एक चिन्ह ऊपर होता है, एक चिन्ह नीचे होता है। यानी गैस उत्पन्न होना, अवशोषण होना, तो तीर के निशान इस तरीके से लगाए जाते हैं। ये तीसरे नंबर की बात आती है। चौथे नंबर की बात, हमारे पास में जो उत्पाद है या अभिकारक है, और इसमें उत्पाद और अभिकारक में अगर ठोस है तो उसको एस सॉलिड, और द्रव है उसको गैस जी से, और गैस है लिक्विड Li, और गैस है इसको हम जी से नोट करते हैं। तो ये 3 संकेत होते हैं। एस का मतलब ठोस, Li का मतलब लिक्विड और जी का मतलब गैस। अगर कोई पदार्थ मान लो
जल में विलय है। क्या है? विलय, यानी जल में घुला हुआ है। अगर कोई पदार्थ जल में घुला हुआ है तो जल में घुला हुआ है तो उसको नोट करेंगे एडी से। किससे? एडी से। उसको एडी से नोट किया जाता है, एडी से या एक्यू से। एक्यू भी कह सकते हैं हम उसको, एक्यू से नोट करते हैं। अगर वो जल में घुला हुआ है, जैसे पानी है और पानी में शक्कर डाल दी तो शक्कर ठोस थी, पानी लिक्विड था, शक्कर पानी में घुल गई, तो उसको कहेंगे हम एक्यू। क्या कहेंगे? एक्यू से हम उसको नोट करेंगे, यानी वो जल के अंदर घुली हुई है तो जलीय विलयन बन गया है। तो ये 4 बातें थी। अब आती है 5वीं बात आपके सामने। तो ये 4 बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी आपको। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। पहली बात, तो रासायनिक समीकरण को आप संतुलित करोगे तो आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ने के बाद में जो भी तत्व बच रहे हैं उन तत्वों को संतुलित किया जाता है, यानी बैलेंस में लाया जाता है। उनके अलावा दूसरी बात आती है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दिया, जो शेष तत्व बच रहे हैं उन शेष तत्वों में भी क्या होता है? शेष तत्वों के अंदर जिन तत्वों की संख्या ज़्यादा होती है, शेष तत्वों में जिन तत्वों की संख्या ज़्यादा होती है उनको बैलेंस में लिया जाता है। यानी पहले जिनकी संख्या ज़्यादा उसको, इसके बाद में अगर गैस उत्पन्न हो रही है या गैस नष्ट हो रही है तो उत्पन्न के लिए उत्पन्न, तीर का निशान ऊपर की तरफ कर देंगे, और नीचे क्या? अवशोषण के लिए नीचे की तरफ। इसी के साथ ये उत्पन्न और हो रही है, एक बार प्लस में लगा सकते हैं और एक माइनस। धन टर्मिनल, यानी धन और ऋण, धन लगाएंगे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। या तो आप ये चिन्ह लगा दो या आप प्लस का चिन्ह लगा दो, दोनों में से कोई सा भी चिन्ह आप काम में ले सकते हो। प्लस लगा रहे हो तो भी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तीर का निशान ऊपर की तरफ है तो भी ऊष्मा उत्पन्न है, तीर का निशान नीचे की तरफ है या माइनस है, इसका मतलब ऊष्मा नष्ट हो रही है, यानी अवशोषित हो रही है। जैसे गर्म पानी में ठंडा जल डालना तो ऊष्मा उत्पन्न हुई थी वो नष्ट हो जाती है, वहाँ पर माइनस नेगेटिव पोजिशन आ जाती है। तो पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। अगली बात आती है क्या अपने पास में कि तत्वों की जो संख्या होती है उनको बैलेंस में करने के लिए हम उनको घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, यानी कम और ज़्यादा करके हम उनको बैलेंस में ले सकते हैं। इसी के साथ चौथे नंबर की बात आती है, अगर हमारे पास में उत्पाद या अभिकारक ठोस है तो एस लगा दो, द्रव है एल लगा दो, गैस है ची लगा दो। यानी तीनों गैसों, भौतिक अवस्था के संकेत भी हम उनके अंदर व्यवस्थित करते हैं। भौतिक अवस्था के संकेत होते हैं ठोस, द्रव और गैस। एंड जलीय विलयन में घुलनशील, अगर कोई पदार्थ जलीय विलयन में घुलनशील है तो उसको एक से नोट किया जाता है। तो ये बात है हमारे पास में जलीय विलयन के अंदर। अब आती है बात आगे की कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करने के मैंने आपको यहाँ पर रूल्स बताए हैं। अब इसी के साथ समीकरण संतुलित करना नहीं बताया अभी, अब हम इसके साथ बात करते हैं क्या, देखते हैं कि एक होता है विलय, एक होता है विलयन और एक होता है विलायक। विलय, विलयन और विलायक। विलय का मतलब क्या होता है, विलयन का मतलब क्या होता है, विलाय का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये तीनों चीजें केमिस्ट्री में काम में आती है। विलय, विलय का मतलब होता है जिसमें घुलने की क्षमता हो। बहुत इजी परिभाषा है, जिसमें घुलने की क्षमता होती है वो विलय कहलाता है, और जिसमें घोलने की क्षमता हो, क्या हो, घोलने की क्षमता, जिसमें घुलने की क्षमता होती है वो विलय कहलाता है, जिसमें घोलने की क्षमता होती है वो विलयन कहलाता है, और जिसमें घुलने व घोलने, जिसमें घुलने व घोलने की क्षमता होती है, जिसमें घुलने घोलने की क्षमता होती है वो विलायक कहलाता है, जिसमें घुलने की घोलने की क्षमता होती है वो विलयन कहलाता है, जिसमें घुलने की क्षमता होती है वो विलय कहलाता है। देखो एग्जांपल, पानी प्लस शक्कर इक्वल घुलनशील पदार्थ। अब यहाँ पर पानी है, यहाँ शक्कर है। पानी तो यहाँ कहलाएगा विलयन, शक्कर कहलाएगी विलय। ये नहीं बात समझ में, तो पानी तो विलयन, शक्कर विलय। विलय क्यों? क्योंकि पानी में आप शक्कर डालोगे तो घुलने की क्षमता किसमें है, पानी में है, घुलने की क्षमता शक्कर में है, और घोल रहा कौन है, पानी घोल रहा है, तो ये तो होगा विलयन और ये होगा विलय, क्योंकि शक्कर में घुलने की क्षमता है, पानी में घोलने की क्षमता है, तो इसलिए ये विलय है, ये विलयन है, और ये क्या बन गया, एक पदार्थ बन गया। अब इस पदार्थ को हम क्या नहीं कह सकते, विलायक नहीं कह सकते, क्योंकि ये घुल भी सकता है और घोल भी सकता है, तो ये तो बहुत फिर अपन जांच करके पता लगाएं कि ये घुलने की पोजीशन दर्शा रहा है या घोलने की पोजीशन दर्शा रहा है, या दोनों ही पोजीशन दर्शा रहा है। दोनों होगी तो ही विलायक आएगा, अगर दोनों नहीं है तो विलायक नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। विलय, विलयन और विलायक, ये तीनों बातें हैं। जिसमें घुलने की क्षमता और विलय कहलाता है, जिसमें घोलने की क्षमता और विलयन कहलाता है, जिसमें घुलने और घोलने दोनों की क्षमता होती है वो विलायक कहलाता है।
इसी के साथ आगे की बात आती है कि 4 हमने नियम पढ़ लिए थे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के। तो 5वें नंबर की बात आती है क्या, 5वें नंबर की आती है अगर समीकरण में ऊष्मा ताप दाब उत्प्रेरक सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा ताप दाब उत्प्रेरक सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा ताप दाब ये तीनों एक ही चीज होती है, या दहन लगा दो यहाँ पर, इन तीनों को एक ही बात कहते हैं। ऊष्मा हो ताप हो दहन हो एक ही चीज होती है। दहन को भी आप ऊष्मा कह सकते हो, दहन को भी आप ताप कह सकते हो, ताप को आप दहन कह सकते हो, ताप को आप ऊष्मा कह सकते हो। दाब उत्प्रेरक सूर्य का प्रकाश। आ रही बात समझ में? ये जो चीजें होती हैं अगर किसी समीकरण में ये चीजें काम में आ रही है तो इनको हमेशा तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है, जैसे मान लो कोयले को आप जला रहे हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दहन कर रहे हो, तो ये दहन हमेशा तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। ऊष्मा ताप दाब उत्प्रेरक सूर्य का प्रकाश, इनको हमेशा कहाँ लिखा जाता है, तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ें जहाँ पर भी काम आएगी, जैसे मान लो किसी चीज़ को आप जला रहे हो तो वहाँ पर ऊष्मा काम में आ रही है, तो ऊष्मा आप तीर के निशान के ऊपर लगा के लिखो। अगर उत्प्रेरक है आपके पास में तो भी आप तीर के निशान के ऊपर लगाकर लिखो। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। 6 नंबर की जो बात आती है इम्पोर्टेंट, आगे लेसन में आ जाएगी पूरी चीज़ें, लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा। लेसन अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, लेसन स्टार्ट करेंगे और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। 6 नंबर की बात आती है कि अभिकार को वह उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। अगर ये बात क्लियर है समीकरण में तो समीकरण एक्यूरेट है। अभिकारकों व उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, तभी वो समीकरण बैलेंस में होता है, अन्यथा वो अनबैलेंस माना जाता है। जैसे अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, कि एक समीकरण को हम संतुलित करते हैं। सूत्र बनाना मैंने बता ही दिया था आपको, तो मैं पहले आपको यहाँ पर हिंदी में समीकरण लिख देता हूँ, फिर हम उसको क्या करते हैं। कितने मिनट का हो गया? एक जब एग्जाम्पल लिया अपन ने, एक एग्जाम्पल लिया क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तीर का निशान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट कह दो यार, आगे बात समझ में, क्या हाइड्रोजन सल्फेट। अब हम यहाँ बात करते हैं क्या, हाइड्रोजन सल्फेट कह दो आप इसको, या साइनाइड सल्फाइड यूरिक अम्ल भी कह सकते हो आप इसको। एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, साइनाइड सल्फाइड यूरिक अम्ल, क्या कह सकते हैं इसको, साइनाइड सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फेट भी इसका नाम है, दूसरा नाम होता है साइनाइड सल्फाइड यूरिक अम्ल। छोड़ो आप हाइड्रोजन सल्फेट। अब हम यहाँ पर इसका अंग्रेजी एग्जाम्पल बनाते हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बना दो आप। तत्व संयोजक का तत्व है एल्यूमिनियम, एयर सल्फेट SO4, इसकी +3 इसकी -3, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ बन गया Al2, और इसको 3 से, तो कोष्टक में लेकर फॉर्म मल्टीप्लाई करना है, Al2 कोष्टक SO4/3, तो यहाँ पर आ गया देखो Al2 कोष्टक SO4/3, ये तो बन गया आपका एल्यूमिनियम सल्फेट। प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ पर एक H और एक Cl, +1 -1 क्रॉसिंग मल्टीप्लाई HCl, तो यहाँ पर बन गया HCl इक्वल, फिर यहाँ आता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इसको हटाओ, यहाँ पर डाल दो आप ओनली क्या, ये एल्यूमिनियम है और यहाँ पर क्लोराइड Cl, तो +3 -1 क्रॉसिंग मल्टीप्लाई AlCl3, तो यहाँ बन गया AlCl3, और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट, तो H2SO4। ये आपका समीकरण बन चुका है अंग्रेजी में। एल्यूमिनियम सल्फेट
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2SO4 डाई हाइड्रोजन सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट भी आप इसको कह सकते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये संतुलित है या असंतुलित।